हेलो टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज फिर मैं जुड़ी हूँ आपके साथ आगे की स्टोरी को पुल आउट करने, और हमारी आज की जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज आज आपकी स्पीकर श्रुति के साथ हमारे मेंटोर मिस्टर सौरभ कुमार भी जुड़ रहे हैं, जिनसे आज मैं वो सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जो एक ट्रेडर्स के होते हैं अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही सुना है आप सबने। आज मैं आपका फेस बनकर अपने मेंटोर से वो सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट कराऊंगी अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बारे में ट्रेडर्स जो होते हैं वो अनअवेयर होते हैं। So let me welcome our mentor Mr. Saurabh Kumar for today's session. Hello everyone, and thank you Shruti for inviting me to share my piece of knowledge, and trust me, मुझे भी ऐसा करके बहुत खुशी मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड आपकी जो भी डाउट हो वो आज मैं यहाँ क्लियर कर सकूं। Hello sir, and thank you for such joining us on our channel to share your precious knowledge with us. So sir, आज का मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको फेस ऑफ करना पड़ेगा मुझसे और बीइंग अ फेस ऑफ द ट्रेडर्स, सर मैं आपसे पूछूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जाना जाए तो मैं इसे समझती हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अ काइंड ऑफ अवरोधक। तो क्या सर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को की बात करें तो क्या ये सिमिलर है या अलग है? क्या इसका डेफिनेशन सेम है? मैम, मैं आपके जो बात आपने कही अवरोधक, इस पे एग्री करता हूं कि एक अवरोधक का काम करता है। एक्चुअली क्या है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट होते हैं जो स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्राइस लेवल होते हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, सो सर मतलब दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्राइस, ये मतलब ये प्राइस लेवल्स है जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सो सर अगर इसी को कंटिन्यू करें तो एक क्वेश्चन और बनता है, सर रोल क्या है मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल क्या है? रोल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या है कि ये बैकबोन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। विदाउट नोइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके सर, ट्रेडिंग मीन टू से कि अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यही है कि अगर ये बैकबोन है मगर अगर ये नहीं होगा तो ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। थिंकिंग करना ट्रेडिंग का इट्स नॉट पॉसिबल। सो सर अगर ये क्वेश्चंस हो रहा है तो हम थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यही फेस ऑफ आपको करना पड़ेगा, लाइक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार्ट पे जाना होगा। किसी भी स्टॉक पे या इंडेक्स पे आप जहां कहीं भी ट्रेडिंग करते हैं आपको उसके चार्ट पर जाना होगा। जैसे आप चार्ट पर जाते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पर ट्रेडिंग व्यू पे। आप ट्रेडिंग व्यू पे आइएगा, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंडस टावर का डे कैंडल पे एक चार्ट लगा के रखा है। अब डे कैंडल का मतलब है कि ये एक जो कैंडल बन रहा है वो आपका एक दिन का बन रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि आखिर ये जो चल रहा है, जैसा आप लोग जानते होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है वो पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बनता है। मतलब पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम लोग जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पास्ट में किस पॉइंट पर मार्केट का एक जो है सपोर्ट बना, सपोर्ट इन द सेंस अवरोधक है मार्केट, उस जगह पर जाके मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रहा है, या एक रेजिस्टेंस मतलब एक टॉप है जहां पे जाने के बाद मार्केट फिर से वापस नीचे आ रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला वर्क होगा वो ये होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट कहां पर सपोर्ट मार्क किया जाएगा और कहां पे रेजिस्टेंस मार्क किया जाएगा। तो देखिए चार्ट जैसा आप लोग देख रहे होंगे सामने में, ये एक डेली कैंडल पे चार्ट बना हुआ है इंडस टावर का। तो ये एक पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पॉइंट के ऊपर जो है बार बार जाने के बाद मार्केट एक रिवर्सल ले रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब कि इस पॉइंट पर जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सेम उसी तरह से आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट है, जब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देखिएगा कि एक सपोर्ट है। आप प्रीवियस में भी इसको देखिएगा कि इस जगह पे देखिए
मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, support मिल रहा फिर है, वापस market ऊपर की तरफ ऊपर जा रहा है। की तरफ मतलब क्या हो रहा है कि सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट जो है वापस रिवर्स जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा पॉइंट हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का पॉइंट करेगा। यहाँ पर क्या है कि मैं कुछ आगे की बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करते हैं तो देयर आर वेरियस टूल्स टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहला है आप कैंडल देख के एक सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको कैंडल देख के सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है कि ये एक लोअर से हायर के बीच का कांटेक्ट होता है। जैसे देखिए मैं एक लोअर से हायर के बीच में एक मार्क करता हूं तो ये एक लेवल बन के आ जाता है। देखिए इस लेवल को हम लोग रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, इस लेवल को हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं, इस लेवल को हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं, इस लेवल को हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं, इस लेवल को हम लोग मार्क करके रखेंगे, ये हमारा जो है ना सपोर्ट है। तो अब क्या है बात आगे की बात कि एक रेसिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। आप ये सोचिएगा कि एक जब सपोर्ट है फिर ये नीचे, फिर ये दूसरा क्या है। तो जैसे ये जो मेरा नियरेस्ट जो सबसे पहला सपोर्ट है उसको हम लोग S1 कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट 1 कर सकते हैं। मार्केट जब इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, मतलब जब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है मार्केट नीचे की साइड में, तो क्या होता है कि वो अपना जो दूसरा सपोर्ट होता है मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को टच किया, एक सपोर्ट पर आया, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दूसरे सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस की तरफ चल गया। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक सबसे इजीएस्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, फिबोनाची। आप इसके हेल्प से सपोर्ट रेसिस्टेंस इजीली तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर सम एक्स्ट्रा नॉलेज। आई थिंक सो जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे। सो सर आपने इतना कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी कैन आइडेंटिफाई। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आइडेंटिफिकेशन तो हो गया बट ये हेल्प कैसे करेगा, हाउ इट हेल्प अस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें हेल्प कैसे करता है? एक्चुअली क्या है ना कि जनरली सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको ब्रेकआउट या रिवर्सल चेक करने के में हेल्प करता है। इससे आपको ये पता चलता है कि किस लेवल पे जाने के बाद स्टॉक का प्राइस कौन से लेवल पे जाने के बाद ब्रेकआउट देगा या फिर वापस रिवर्स करेगा। तो ये सबसे बड़ा एक टूल्स है हमारे लिए ट्रेडिंग का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि आखिर वो लेवल कौन सा होगा जहां पे जाने के बाद हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हेल्प करता है, हमें हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। ओके सो जैसा कि मेरे व्यूअर्स सुन पा रहे होंगे एंड आई होप कि आप लोग इस चीज पे रिलाई करें, जैसा कि सर ने कहा, हमारे मेंटोर ने बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड सर लोग अक्सर बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अक्सर एक बात आती है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सर क्या इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन? हाँ, हम इस चीज को एग्री करते हैं कि रिलेशन तो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड में। एक्चुअली आप ये भी बोल सकते हैं ना कि सपोर्ट इक्वल टू डिमांड जोन और रेसिस्टेंस इक्वल टू सप्लाई जोन। मतलब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। सपोर्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट है, इस जगह को मैंने मार्क किया कि ये एक सपोर्ट है, इस जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग डिमांड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक डिमांड आ रहा है, मतलब डिमांड मतलब यहाँ पर बाइंग क्रिएट हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या है, बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। बायर जनरली इस जगह पर सपोर्ट पे आने के बाद वो एंट्री लेते हैं ताकि ट्रेड फिर वहां से रिवर्स ऊपर की तरफ जाए। अब बात होती है कि डिमांड जोन, ये डिमांड जोन क्या है? तो डिमांड जोन एक जोन है एक्चुअली क्या कि मार्केट अब सपोर्ट जब मेरा है उसको हम डिमांड मानते हैं, तो जरूरत नहीं है कि इसी पॉइंट से ये रिवर्स ले। इसका एक जैसे आप लोग जानते हैं कि कैंडल जो होता है, कैंडल के बॉडी में और विक में अंतर होता है। जैसे आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम इन करूंगा तो आप देखिएगा क्या कि ये एक सपोर्ट है और हम अब यहाँ आपको बताएंगे कि डिमांड जोन हम यहाँ कैसे क्रिएट करें। तो डिमांड जोन क्रिएट करने के लिए एक सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप यहाँ पे कैंडल लगाए हैं ना, इस चीज को आप लाइन में कन्वर्ट करें और ये देखिए
ये लाइन पे मैंने जब क्रिएट किया तो एक लेवल बन के चला आया। अब मैं वापस से जब कैंडल पे जाऊंगा तो आप क्या देखोगे कि ये जो वीक है और ये बॉडी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट जब दोबारा इस जोन पर आए तो यहाँ टच करे, हो सकता है कि इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को, मतलब जो लाइन का मतलब जो बॉडी क्लोज है उस बॉडी क्लोज के पॉइंट से ही रिवर्स ले, या फिर वीक जो है जो उसका जो नीचे का शैडो है उस शैडो पे भी आके रिवर्स ले। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना एक जोन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। और डिमांड जोन का जनरली एक कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में क्या है, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जब डिमांड मार्केट नीचे जा रहा है, अपने डिमांड के पास आया है तो मार्केट वापस से नीचे जाएगा। जो हम लोगों का सबसे बड़ा भूल है ट्रेडिंग में, अगर हम ये सोचते हैं कि डिमांड पे आने के बाद मार्केट और नीचे जाएगा तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा भूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक जोन है जहां पर मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस जोन पे आने के बाद बायर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर बाइंग आने की संभावना ज्यादा होती है। अब क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है तो इस सेंस में हम क्या बोलेंगे कि जब डिमांड को जब सपोर्ट को जब ब्रेक कर दिया मार्केट तो वहां पर क्या हुआ, बायर को एक्टिवेट कर, मतलब बायर में वो जोर नहीं था, मतलब बायर की साइड से वो एफर्ट नहीं था कि यहाँ पर बाइंग जोन को क्रिएट कर पाए और ट्रेंड को वापस रिवर्स कर पाए। तो क्या होता है कि मार्केट जो है उस फ्लो पे उस डिमांड को तोड़ के नीचे चली जाती है। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट जो होता है मेरा लेवल, जो नेक्स्ट जैसे हम आपको पिछले इसमें बताया था कि जो एक ब्रेक होता है सपोर्ट तो फिर मार्केट दूसरे सपोर्ट की तरफ जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हम चाहें तो इस लेवल पे भी अपने से बना सकते हैं, या फिर अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर मतलब सपोर्ट के साथ साथ डिमांड जोन भी क्रिएट करें तो हम फिर से एक बार इसको लाइन पे लेके चले आएंगे और देखेंगे कि किस ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट ने वापस से रिवर्सल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये हमारा सपोर्ट 2 का काम करेगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है। तो इस जगह पे फिर वापस से जब हम कैंडल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है शैडो बना है, ये रेंज का शैडो बना है, तो हमारा एक जोन क्रिएट हो गया, डिमांड जोन। जब ये इससे नीचे आएगा, जब इस पॉइंट से ये नीचे चला आएगा तो ये जो जोन था, जो मेरा प्रीवियस डिमांड जोन था, वो हमारा सप्लाई जोन का काम करने लगेगा। मतलब जब वापस से इस जगह पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर वापस यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है तो ये हमारा जो सप्लाई जोन है ये हमारा टारगेट के रूप में काम करने लगता है। तो हम डायरेक्टली बोल भी सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई का काम करता है। और ओके सर, तो रिलेशन है, दैट मीन कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन के बीच रिलेशन है, जैसा कि आपने बहुत इजी वे में हमें ये चीज समझाया है। एंड व्यूअर्स भी आई थिंक सो इसे वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ, how we can say this is a demand zone and a supply zone with the help of support and resistance. Sir, my next question to you, क्या सिर्फ support and resistance के help से trading कर सकते हैं? Can we blindly faith on support and resistance for trading? एक्चुअली अगर आप चाहो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करना तो आप कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक सिंगल कंफर्मेशन के तौर पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आपका अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ साथ एक कंफर्मेशन, या तो वो आप इंडिकेटर से लो, या फिर वो आप कैंडल स्टिक से लो, या फिर आप प्राइस के वेरियस टाइप ऑफ न्यूज होता है, इसके कारण भी मार्केट पे काफी रिएक्शन होता है। तो आप जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस मतलब देखना चाहते हैं कि अगर ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर आप जैसे कंफर्मेशन लेना है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि एक डिमांड जोन है, अब मैं चाहता हूं कि इस बेसिस पे मैं ट्रेड लूं, तो एक सिंगल कंफर्मेशन से कभी भी ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। आप जब भी ट्रेडिंग करने की सोचते हो तो सबसे पहला जो आपको दिमाग में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मल्टीपल कंफर्मेशन आना चाहिए, या फिर वो आपके बायर साइड में आए या सेलिंग साइड में आए, मतलब कि बुलिश हो या बियरिश हो, मार्केट किधर भी जाए उसका डिसीजन आप सिंपली एक डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे नहीं ले और साथ में किसी इंडिकेटर का यूज करें तो काफी बेस्ट होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैंने तो एक लेवल मार्क करके रखा है,
मैं इंडिकेटर का हेल्प लेता हूँ। मैं मान के चलिए कि मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, मैं मूविंग एवरेज का हेल्प लेता हूँ। मूविंग एवरेज का जब मैं हेल्प लेता हूँ तो मैं 5 डेज मूविंग एवरेज पे काम करूंगा, तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ इनपुट्स में। ओके। आपने जाके यहाँ पे ओके किया, ये देखिए आप क्या देख रहे हो ना कि एक लेवल है इस जगह पे, ये क्या है, एक आपका डिमांड जोन है। डिमांड जोन पे आने के बाद क्या हो रहा है, वापस से ट्रेंड बुलिश हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। आपको ट्रेड में एंट्री कब लेना है, एक तो आपका डिमांड जोन जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन आपको जैसा मैंने आपसे कहा कि मल्टी कंफर्मेशन लेना जरूरी है, तो मैंने एक इंडिकेटर लगाया जो मूविंग एवरेज 5 दिन के मूविंग एवरेज को दिखा रहा है। डेली कैंडल पे मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये जो लाइन, जो पर्टिकुलर लाइन आप देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखिए कि मार्केट जब इसके क्लोजिंग पे जा रहा है तो ये अपने मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन मिल रहा है कि अब ये ट्रेंड बुलिश हो गया, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो हम अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप और श्योर होना चाहते हो उस केस में आप और किसी इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हो। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं RSI का हेल्प लेता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ बताता है कि इंडेक्स में पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ क्या है। अब देखिए कि जिस पॉइंट पर, मतलब ये जो पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब डिमांड पे, मतलब डिमांड जोन पे जब मार्केट आ रहा है तो उस टाइम आपका RSI क्या कंफर्म कर रहा है। तो जैसा आप लोग अगर RSI के बारे में, मैं पहले इसको बताने से पहले थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। RSI क्या है कि ये भी एक डिमांड एंड सप्लाई जोन को ही दिखाता है। जैसे हमने मार्क करके रखा है लेवल, देखिए कि ये 40 और ये 55, मतलब 45 एंड 55, इस रेंज को मैंने अपना एक ट्रेडिंग जोन मान के चला है कि मार्केट जब भी इस रेंज पे के नीचे जाता है तो हमको बुलिश नहीं होना है। मतलब 45 से नीचे अगर आता है RSI का इंडिकेट, तो हमको बुलिश नहीं होना है जब तक ये वापस से इस जोन में ना चला जाए। तो आप जब देख रहे हैं कि ये जब इस डिमांड पर आया तो RSI आपका कहीं ना कहीं 45 पॉइंट के नीचे है। अब क्या है कि जिस जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे इस इंडिकेटर के थ्रू मुझे ये इंडिकेट हो रहा है कि इस जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस जो पर्टिकुलर जगह पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, मैं एक बार इसको मार्क करूंगा, इस जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जब यह ब्रेकआउट हो रहा है तो उस पॉइंट पर आप देखिएगा कि RSI भी अपना जो है, जो ओवरसोल्ड जोन था उससे ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है कि मैंने फर्स्ट कंफर्मेशन लिया अपने डिमांड जोन से, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट से मैंने अपना फर्स्ट कंफर्मेशन लिया। सेकंड कंफर्मेशन मैंने अपने EMA से लिया, जो मूविंग एवरेज है हमारा, उससे लिया। और थर्ड हमने क्या देखा कि RSI भी हमारे साथ है, मतलब कि यहाँ पे हमें 3 इंडिकेशन मिल रहा है कि ट्रेंड अब यहाँ से बुलिश की तरफ जाने वाला है। तो आप कॉन्फिडेंटली बुलिश की तरफ ट्रेंड ले सकते हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा, अगर उल्टा होता है, अगर सप्लाई जोन में जाके मार्केट इंडिकेट करता है नीचे जाने के लिए और ये जो पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेंड आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बियरिश के लिए ट्रेंड ले सकते हैं, मतलब जो उसका रिवर्स होगा वो आप कर सकते हैं। ओके सर, सो दैट मीन कि हम लोग बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू टेक मल्टीपल कंफर्मेशन। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जैसा कि अभी हमने बहुत सारे एडवांटेजेस बात कर लिए, मतलब अच्छाइयाँ के बारे में बात किया, अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, इसके हेल्प कैसे करता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिलेशंस क्या है, एंड ये प्रॉफिटेबल कैसे। बट सर, इफ देयर इज अ गुड देयर इज अ बैड ऑल्सो, तो क्या सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी कोई डिसएडवांटेजेस है? हाँ मैम, जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का, आप फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको कोई भी एक बीमारी है, डायबिटीज है, तो आप डायबिटीज की दवा ले रहे हो, तो अगर वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए वो दवा आपका फायदा कर रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप से आपके लिए हार्मफुल भी है, वो आपके बॉडी को हार्म भी करता है, तो सेम उस तरह से ही क्या है ना कि यहाँ पर जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज क्या होता है कि मार्केट ट्रैप करता है। ट्रैप करना इन द सेंस कि मार्केट को उस लेवल पर आने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट देना या फॉल्स रिवर्सल, जो आपको लगे कि ये, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पर तो आपने देखा कि सक्सेस हुआ। आप जिस जगह पर ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा एक रेसिस्टेंस मैं यहाँ पर आपको मार्क कर दूंगा,
ओके इस जगह को अगर मैंने मार्क किया, ओके इस जगह को मार्क किया, इससे पहले क्या है कि हमारा ये जो एक पॉइंट है, पर्टिकुलर ये पॉइंट है जो मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। इस कैंडल से आप देख सकते हैं, इस कैंडल से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एक टाइम पे मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है। कैंडल आया, ब्रेकआउट दिया, कैंडल आया, ब्रेकआउट दिया, सारा जो मैंने आपको बताया क्लोजिंग भी इसके नीचे हुआ और फिर वापस से मार्केट ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो एक्चुअली क्या है कि जो फॉल्स ब्रेकआउट है इसको हमें आइडेंटिफाई किए बिना ट्रेड में इंटर नहीं करना है। अब क्या है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड आया बियरिश के साइड में और ये मेरा ईएमए है, मतलब मूविंग एवरेज का लाइन है। मेरा सपोर्ट तो ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट कैंडल भी इससे कोई टच नहीं है। इस कैंडल का देखिए, इसका सपोर्ट से ये ओपन भी इसका सपोर्ट के नीचे और क्लोज भी इसका सपोर्ट के नीचे, दोनों ही इसके नीचे है। लेकिन जो मैंने मूविंग एवरेज मार्क करके रखा है, इस मूविंग एवरेज को कहीं से भी ये ट्रेड छोड़ नहीं रहा है। मतलब इस मूविंग एवरेज को साथ कनेक्टिविटी इस कैंडल का भी है और इसके नेक्स्ट कैंडल का भी है। तो हम क्या करेंगे ना कि जब तक मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल क्लोज नहीं होता है, मतलब इसका ओपन और क्लोज अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे जब तक नहीं होता है, तब तक हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेंगे। अगर हमें फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो हमें क्लियर कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो उसी वजह से मैंने जो आपसे पहले भी कहा कि मल्टी कंफर्मेशन क्यों जरूरी है, तो मल्टी कंफर्मेशन हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकें। Okay, so the major disadvantage of support and resistance that sometimes it gives false breakout. Okay sir, तो मैं होप करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं बेनिफिटेड हुए हो एंड वील होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड सर से पूछे गए क्वेश्चंस जो मैंने अपने मेंटोर से आपके लिए बीइंग योर फेस बनकर पूछा वो क्वेश्चन आपको सेटिस्फैक्टरी लगे हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एंड इफ देयर क्वेश्चन रिमेनिंग फ्रॉम माय साइड देन यू कैन आल्सो मेंशन ऑन द कमेंट। आप कमेंट में मेंशन कर कर मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैम ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया था या सर से मैंने नहीं पूछा। सो मैं वापस इसी तरीके के डिस्कशन के साथ वापस आऊंगी टू मीट सर एंड वो वापस से आपके सारे प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को सॉल्व करेंगे। एंड ऑल्सो जो अभी तक मिस वीडियो टिल द एंड तक वीडियो को जिन्होंने भी लाइक शेयर नहीं किया है, डू दिस एंड यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अर्लियर अपडेट्स। एंड आपको आज मैं थोड़ा सा बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो न्यू वीडियो जो भी हमारे आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो प्लीज बी कनेक्ट विद अस एंड आप लोग इस ही वीडियो में अपने सारे कमेंट्स मेंशन कर सकेंगे ताकि मैं उस कमेंट और उस क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना सकूं एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो मैं अपने सर से वो क्वेश्चन पूछूं। ओके सो सर ये वीडियो तो नेक्स्ट जाएगी, बट सर जब मैंने ये ऐसा ऐलान कर ही दिया है कि नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो क्या सर आज के व्यूअर्स थोड़ा बेनिफिटेड हो सकते हैं बाय नोइंग कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन फॉर दिस वीडियो ओनली लास्ट ऑफ दिस। आइडेंटिफाई करने के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन डिसाइड करते हैं। जैसे एक सिंपल चीज में मैं आपको आज बताता हूँ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल एक तरीका मैं बताता हूँ कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजिली। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं ये ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं इस इंडिकेटर्स को भी हाइड करता हूँ कुछ देर के लिए और मैं इसको लाइन पे वापस से लेके आता हूँ। अब आप देख रहे होगे ना कि यहाँ पर एक शार्प भी बना है। Yes, sir. शार्प भी मतलब एक यहाँ पर देखिए कि ये भी है बट ये शार्प नहीं है, ये यू टाइप का बन रहा है, लेकिन ये एक शार्प भी बना है जो नोकीला टाइप का बोलते हैं ना, कि नोकीला टाइप का। तो एक सिंपल तरीके से मैं ये देख सकता हूँ कि जो शार्प भी बना है ना, मैं इस लेवल को मार्क करूंगा। मैं इस शार्प भी को जहां भी इस टाइप का शार्प भी बनता है उस लेवल को मार्क करता हूँ। अब वापस से जब आप कैंडल पे आएंगे तो आप देखिएगा कि ये एक शार्प भी का जो है मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पर वीक बचा,
अब कैंडल के थ्रू मैं इस वीक को मार्क कर लिया, ये हमारा एक जोन हो गया, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। तो ये क्या हो गया कि अगर आपको प्रॉब्लम है सप्लाई जोन, डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ड्रॉ करें, तो सबसे जो सिंपल वे है वो यही है कि आप कैंडल की जगह पे लाइन पे चले जाएं, और लाइन पे आपको जो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो क्या देना है, शार्प भी। शार्प भी जहां पे बन रहा है, मतलब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो सकता है ना, शार्प भी जो बन रहा है इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंट यहाँ पर जो है ना बिकवाली हुई है, इंस्टेंट इस जगह पर बाइंग हुआ है। ये चीज यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट पे जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शार्प भी का बनना मतलब यहाँ पे इंस्टेंट एक्शन हुआ है बाइंग का, या फिर इंस्टेंट एक्शन हुआ है सेलिंग का। तो ये आप इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू so much sir for your last and but very important डिमांड एंड सप्लाई जोन क्वेश्चन। सो सर, आज की वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। आई वुड लाइक एवरीवन टू से थैंक यू टिल आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे फॉर दिस वीडियो, एंड मैं होप करूंगी मैं जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊं। एंड जैसा कि मैंने आपको एक डेमो बता दिया कि हमारा नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई जोन। सो आई वुड लाइक जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चंस आज से ही मेंशन करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके सर से पूछ सको। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। We'll catch you soon. Bye bye.